बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशियों की भीड़ जमा हो रही है। इसे देखकर एक रिपोर्टर ने किसी से पूछा कि इन लोगों से क्या बोला गया है जो लोग ये जा रहे हैं। जवाब आया, निकल पहली फुर्सत में निकल। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से घुसपैठियों को ऑलमोस्ट यही बात बोली है। योगी जी ने इस पोस्ट में सीधे उत्तर प्रदेश की जनता से बात करते हुए बोला है कि वो रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर कड़ी नजर रखें। किसी भी आदमी को अपने यहाँ नौकरी, काम या दुकान पर रखने से पहले उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स और वो कहां से आ रहा है इसका प्रॉपर ब्यौरा लें। इस देश के रिसोर्सेज पर पहला हक इस देश के लोगों का है, न कि किसी घुसपैठिए का जो हमारे देश के रिसोर्सेज लगातार खत्म कर रहे हैं। अब वैसे तो इस मुद्दे पर सेंटर में बैठी सरकार बहुत गंभीरता के साथ काम पर लगी हुई है, लेकिन एक जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी तो है। ये घुसपैठिए हमारे ही मोहल्ले और आसपास के इलाकों में तो रहते हैं, हमारे ही घरों में नौकरी करते हैं, हमारे इलाके में कूड़ा बटोरने आते हैं और हमें उनसे सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन आने वाले टाइम में यही घुसपैठिए इतनी बड़ी तादाद में बढ़ जाते हैं कि कई देशों के लिए ये एंड में एक ह्यूमन क्राइसिस बन जाते हैं। आप लाखों की तादाद में देश में बस चुके लोगों को एक साथ कैसे भगाएंगे बताइए? लॉजिकली तो ये सवाल एकदम वाजिब है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात भी करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि देश के अंदर जब घुसपैठियों को भगाने की बात होती है तो कुछ लोगों को अचानक से पेट में दर्द होने लगता है। वहीं क्या अब भारत घुसपैठ और इलीगल तरीके से बसाए जा चुके लोगों पर फाइनल एक्शन लेने की तैयारी में है? लेकिन उन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करें करो ना भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं घुसपैठ आखिर इतनी बड़ी समस्या क्यों है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि देश के अंदर घुसपैठ एक प्रॉब्लम है। उनके लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं एक बड़ा सेक्शन जो इस बात को मानता भी है कि घुसपैठ भारत में बड़ी समस्या है, तो उनका लॉजिक भी दुनिया से ऊपर है। उनका ये मानना है कि इतना बड़ा देश तो है यार, कुछ लोग आकर रह जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, हमें किस बात की कमी है। उसके बाद वो वसुधैव कुटुंबकम का नारा भी देने लगते हैं, कहते हैं कि हम तो पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं, ऐसे में उस परिवार में अगर नए सदस्य आ गए तो क्या प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम है, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इसको समझाने के लिए मैं आपको दुनिया के कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स विद फैक्ट्स बताने वाला हूं, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी। शुरुआत करते हैं जर्मनी से, जहां जर्मनी में 2015-16 में एंजेला मार्केल के वेलकम कल्चर पॉलिसी की वजह से 10 लाख से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों से जर्मनी पहुंचे, जहां जर्मनी ने उनको अपने यहाँ शरण दी। बस इस वेलकम पॉलिसी का इन इलीगल इमिग्रेंट्स ने ऐसा वेलकम किया कि पूछो मत। इस चीज ने पूरे सिस्टम को उलट पलट कर रख दिया, जिसके बाद इन घुसपैठियों को पालने के लिए जर्मनी के टैक्स पेयर्स पर सालाना 50 बिलियन यूरो से भी ज्यादा खर्च हुआ, जिसमें रेजिडेंशियल हाउस पर 20 बिलियन यूरो से ज्यादा, एजुकेशन, लैंग्वेज ट्रेनिंग और बेरोजगारी भत्तों पर खर्चा हुआ। इतना माल जर्मनी की जेब से निकला कि दाईं जेब का छेद बाईं जेब तक नजर आने लगा। बस लेबर मार्केट में 1 मिलियन से ज्यादा नौकरियां प्रभावित हुई, क्योंकि इन इमिग्रेंट्स के कम स्किल होने की वजह से कंपटीशन बढ़ा और देश की बेरोजगारी बढ़ गई। जिसके बाद सरकार पर इतना प्रेशर आया कि मार्केल की पॉपुलैरिटी एकदम पाताल लोक में पहुंच गई। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी जैसी पॉलिटिकल पार्टी ने 20% से ज्यादा वोट हासिल किए, और कोलोन जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर सेक्सुअल क्राइम्स भी रिपोर्ट हुए, जिसकी वजह से आग में घी का काम किया इन सारी चीजों ने। रिसोर्स स्कैर्सिटी से स्कूलों में क्लासरूम भरे और अस्पतालों में वेटिंग लिस्ट भी लंबी हुई। रिजल्ट ये था इसका कि 2023 तक इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त की गई, लेकिन फाइनेंशियल बोझ और सोशल टेंशन आज भी बरकरार है, जो जर्मनी की वेल्दी इमेज को चैलेंज कर रहा है। एंजेला मार्केल ने घुसपैठियों और रिफ्यूजियों के लिए जो प्यार दिखाया था, अपने यहाँ क्राइम रेट बढ़ाने के बाद जर्मनी को दोबारा वो कोर्स करेक्शन करना ही पड़ा। सारा एक्टिविज्म वहीं चला गया जहां आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, समझे। वही दूसरा बड़ा एग्जांपल यूके का है। हम पर 200 साल राज करने के बाद अब यूके पर घुसपैठियों का राज चल रहा है। यूके में अवैध घुसपैठ की समस्या ने पूरे सिस्टम को हिलाया, खासकर 2022 से 24 के बीच चैनल क्रॉसिंग से 1 लाख से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पहुंचे, जिनमें ज्यादातर छोटी नावों से फ्रांस से आए थे। इसने नेशनल हेल्थ सर्विस को बुरी तरह प्रभावित किया। अस्पतालों में बेड की कमी हुई, ब्रिटिश नागरिकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है अब भी, जबकि नए इमिग्रेंट्स को प्रायोरिटी मिलती। सरकार पर सालाना 8 बिलियन यूरो से ज्यादा का खर्च एक्स्ट्रा आया, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स, फूड और लीगल असिस्टेंस भी शामिल है, जिससे वहां की जनता के लिए चल रही कल्याण की योजनाएं चरमरा गई और टैक्स पेयर का गुस्सा भड़क गया। हाउसिंग क्राइसिस इतना गहरा कि होटलों को रिफ्यूजी कैंप बनाना पड़ा। मजा लीजिए भैया, ऐसा एडवेंचर बन गया जिसकी लागत 2.9 बिलियन यूरोस रही। नतीजा ये हुआ कि यहां भी सोशल टेंशन बढ़ी। बुर्का पहनने और न पहनने से लेकर गाड़ी पार्किंग तक ये घुसपैठिए आज वहां की पुलिस से लड़ जाते हैं इन सारे टॉपिक्स पे। क्राइम रेट बढ़ा है, जिसकी वजह से सरकार को इमरजेंसी फंड तक जारी करना पड़ा, लेकिन समस्या बरकरार है। इसमें सबसे घिनौना सच पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए उन इलीगल इमिग्रेंट्स का सामने आया, जिन्होंने ग्रूमिंग गैंग चलाकर वहां की बच्चियों के साथ गलत काम किए। सरकार गिर जाने के डर से वहां की सरकार ने इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया।
यूके को भी अपने घुसपैठिया प्रेम का स्वाद आखिर मिल ही गया। तीसरा बड़ा एग्जाम्पल एक ऐसे देश का है जो एक टाइम पर बहुत शांत हुआ करता था, स्वीडन, जिसे सबसे शांतिप्रिय देश माना जाता था। आज वहां घुसपैठियों की हालत यह है कि दुष्कर्म और वायलेंस रेट वहां 50% तक बढ़ चुके हैं। 2015 के माइग्रेंट संकट के बाद ज्यादातर सीरिया, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट से आए अवैध घुसपैठियों की बाढ़ से पूरी सोसाइटी बदल गई है। 2015 से 23 तक गैंग वायलेंस और नो गो जोन बढ़े हैं, जहां पुलिस एंट्री करने से हिचकिचाती है। बोलिए, पुलिस डर रही है। वेलफेयर सिस्टम पर 10 बिलियन यूरो से ज्यादा सालाना बोझ है, क्योंकि नए इमिग्रेंट्स नौकरियों में कम शामिल हुए हैं। इससे बेरोजगारी दर 20% से ज्यादा बढ़ी है, जिससे एजुकेशन, हेल्थ और पेंशन योजनाओं पर दबाव बढ़ा है। सरकार ने रिसोर्सेज का बड़ा हिस्सा इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स यानी इन घुसपैठियों और रिफ्यूजियों को बसाने पर खर्च किया, लेकिन फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिली। रिजल्ट ये कि सोसाइटी में अनरेस्ट क्रिएट हो गया। इसके बाद स्वीडन को भी कोर्स करेक्शन करना पड़ा और 2022 में सख्त इमिग्रेंट्स पॉलिसी और कानून उन लोगों ने लाए। फिर भी क्राइम कंट्रोल में नहीं है और पुलिस के पास रिसोर्सेज की भारी कमी है। स्वीडन को भी घुसपैठियों ने अपना रंग दिखाई दिया। अब ये तो सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स हैं, पूरी दुनिया में ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल्स भरे पड़े। ऐसे में ये सोच लेना कि क्योंकि भारत काफी बड़ा देश है और यहाँ रिसोर्सेज काफी ज्यादा है तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ये अव्वल दर्जे की बेवकूफी है। अरे देश के छोटे बड़े होने या रिसोर्सेज के कम ज्यादा होने से मतलब क्या है बॉस? हम 1 रुपया भी किसी एक ऐसे इंसान पर क्यों खर्च करें या 1 इंच जमीन भी उसे क्यों दें जो हमारे देश का है ही नहीं? बात तो सही है। भारत अपने यहाँ 2025-26 बजट के हिसाब से एजुकेशन पर 1.29 लाख करोड़, हेल्थ पर 98,000 करोड़, हाउसिंग पर 2.67 लाख करोड़ और फूड पर 2.16 लाख करोड़ सब्सिडी के साथ खर्च करता है। सोचिए इनमें से कितना पोर्शन इन घुसपैठियों पर खर्च होता होगा? काफी ज्यादा। आज बेरोजगारी दर के आंकड़े में वो घुसपैठिए भी आते हैं जिनको नौकरी देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हमारी आबादी का हिस्सा हैं तो उनको भी इसमें इंक्लूड करना पड़ जाता है। ये हमारे यहाँ की यूथ की जॉब्स खाते हैं, हमारे यहाँ क्राइम बढ़ाते हैं। एक जो घुसपैठिया होता है ना, उसके मन में इस देश को लेकर वो मॉरल और एथिकल सोच होती ही नहीं जो एक भारतीय में जन्मजात होती है। एक इंडियन इस देश को अपना मानता है, वो किसी भी इलीगल काम करने से बचता है, उसके लिए देश में जिम्मेदार नागरिक बनना प्रायोरिटी है। जबकि ये घुसपैठिया न तो मेंटली समाज से जुड़ पाता है, न सोशली न कल्चरली इस देश का हिस्सा बन पाता है। घुसपैठी के लिए क्राइम करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसको पता है पकड़ा भी गया तो उसे डिपोर्ट ही तो किया जाएगा। ऐसे में भारत के पास अपने नागरिकों का सही डेटा होना बहुत जरूरी है, चाहे SIR हो या CAA। भारत वही कोर्स करेक्शन कर रहा है जिसे स्वीडन और जर्मनी को मजबूरी में करना पड़ा था। लेकिन दोस्त, हम शिकायत क्या करें जब हमारे दामन में ही 56 छेद हैं। हमारे यहाँ के नेता ही कई बार ऐसे बयान देकर इस उम्मीद में इन घुसपैठियों को बचा लेते हैं कि बाद में वो इनके वोटर बन जाएंगे। AIMIM के बड़े नेता हों, 2017 में उन्होंने रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाने के लिए कहा कि सरकार उन्हें मुस्लिम न देखे बल्कि शरणार्थी माने, क्योंकि तिब्बत, श्रीलंका और बांग्लादेश के शरणार्थियों को भारत ने भी शरण दी है। उन्होंने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन का भी उदाहरण दिया कि अगर उसे शरण मिल सकती तो रोहिंग्यास को क्यों नहीं। अब ये लॉजिक इसलिए गलत था क्योंकि रोहिंग्यास अवैध रूप से सीमा पार करके आए थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो ISIS से जुड़े नेशनल थ्रेट्स हैं, जबकि तिब्बती और श्रीलंकाई शरणार्थी कानूनी रूप से आए हैं और लिमिटेड नंबर्स में थे। तस्लीमा एक इंडिविजुअल है और आप एक इंडिविजुअल का नाम लेकर पूरी कम्युनिटी के इलीगल इमिग्रेंट्स को जस्टिफाई कर देना लॉजिकल नहीं लगता बाबूजी। संविधान का समानता का अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए, घुसपैठियों के लिए नहीं। वहीं बंगाल में घुसपैठियों को प्रोटेक्शन देना और दावा करना कि वो बंगाली है न कि बांग्लादेशी, ये लॉजिक भी इसलिए गलत था क्योंकि कई घुसपैठिए रोहिंग्यास और बांग्लादेशी साबित हुए और अब बंगाल के बॉर्डर पे जो भीड़ लगी है ना, वो इसी का एग्जाम्पल है कि क्यों ये लोग वहां रुके हुए हैं। बताइए। अब दोस्तों, इन घुसपैठियों पर सबसे तेज और इफेक्टिव काम अगर किसी एक स्टेट में हुआ है तो वो है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध घुसपैठियों और खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। देखिए, ऐसी क्राइसिस में 3 आधार पर काम करना जरूरी होता है, लीगल, पॉलिटिकल और सोशल। पहले लीगल की बात करते हैं। नवंबर 2025 के अंत में सीएम ने सभी जिला अधिकारियों को ऑर्डर दिए कि हर जिले में टेम्पररी डिटेंशन सेंटर बनाएं जहां पहचान वेरिफिकेशन तक घुसपैठियों को रखा जाएगा। दिसंबर 2025 तक 17 नगर निगमों, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर आदि शामिल हैं, उनमें स्पेशल वेरिफिकेशन अभियान शुरू हो चुका है। झोपड़पट्टी के इलाकों जैसे लखनऊ के हजरतगंज और डालीगंज के पास सफाई कर्मियों और ठेकेदारों के रिकॉर्ड्स की जांच हो रही है। पुलिस घर घर जाकर आधार, वोटर ID, NRC दस्तावेज चेक कर रही है। फर्जी दस्तावेज वालों को पकड़ा जा रहा है। गोरखपुर में शाहपुर रेंज शेल्टर को डिटेंशन सेंटर बनाया गया है जो पहले फेज के लिए तैयार है। ATS, जिला प्रशासन और होम डिपार्टमेंट मिलकर इस नेटवर्क को तोड़ रहे हैं। घर मालिकों को चिट्ठी लिखकर सहयोग मांगा गया है कि किसी को शरण न दे। वेरिफिकेशन, डिटेंशन और निकालने की सिस्टमैटिक प्लानिंग भी बनाई गई है। सरकार ने SIR मॉडल को उसके कोर से पकड़ा है, पहले पहचान, फिर डिटेंशन और अंत में डिपोर्टेशन। लखनऊ मेयर ने तो यहां तक बोल दिया कि सारा डेटा इकट्ठा हो चुका है। पुलिस ने स्लम क्लस्टर्स में बड़े अभियान चलाए हैं। आज सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की जनता के नाम एक लेटर भी पोस्ट किया जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था। बंगाल SIR के बाद यूपी में घुसपैठियों का आना रोकने के लिए बॉर्डर चेक बढ़ाए गए हैं। उनका कंस्ट्रक्शन तुरंत शुरू हुआ है, रिसोर्सेज भी बांट दिए गए हैं। ऑल इन ऑल ये पक्का किया गया है कि कोई घुसपैठिया छिप न सके राज्य में।
एक ऐसा प्रदेश जिसकी आबादी 24 करोड़ से ज्यादा हो, वहां इतने बड़े लेवल पर घुसपैठिया भगाओ आंदोलन को शुरू करना बहुत जोखिम भरा काम था। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर वोट बैंक जैसे मुद्दों को साइड करते हुए सिर्फ स्टेट सिक्योरिटी के मुद्दे को पकड़ा गया और कहीं भी ढिलाई नहीं बरती गई है। बंगाल एसआईआर से घुसपैठिए यूपी भागे थे, लेकिन यहां पकड़े जा रहे हैं क्योंकि जनता का सहयोग मिला है। योगी जी ने हमेशा से ही क्रिमिनल्स को नेम और शेम करने की तकनीक अपनाई है, जो काम भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में दंगा करने वालों के पोस्टर्स भी हर चौराहे पर लगा दिए गए, जो बाद में कोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिनको आग लगाने में शर्म नहीं आती, दंगा करने में शर्म नहीं आती, उनको पकड़े जाने पर अगर उनका पोस्टर लगा दो तो उनको कैसे शर्म आती है? मेरे को समझ नहीं आता। आप बताइए मेरे को। और दोस्तों, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं इस मुद्दे पर, आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से सरकार की तैयारियों के साथ हमें